students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you mutual induction अन्योन्य प्रेरण। देखिए आप पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन, वो जो होता है केवल एक कुंडली में होता है, मतलब सेल्फ स्वयं, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मीन्स होता है परस्पर या एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि यदि मान लीजिए ये एक प्रणालिका हम यहाँ पर ले लें, ये एक मैंने प्रणालिका यहाँ पर ले रखा है, इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये जो है सेल जोड़ दिया है, ये यहाँ पर रियोस्टेंट जोड़ दिया। रियोस्टेंट क्या करता है? धारा को परिवर्तित करता है, ठीक है। ये यहाँ पर सेल जोड़ दिया, तो ये करंट जा रहा है। ये आपको कैसे दिख रहा है? अगर हम अपनी तरफ से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये आपको कैसे दिख रहा है कि ये इधर से अगर दिखे हमको तो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा, ठीक है। इसको चेंज करिए, हम इधर अगर बना देंगे तो डेरिवेशन कहाँ कराएंगे? हमको दूसरी कुंडली उधर बनाना है, तो नॉर्थ पोल हमको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक, और साउथ यहाँ पर आना चाहिए। तो हम इसकी डायरेक्शन बदल देंगे, बस पोल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है हमारे पास, हमको उधर दूसरी कॉइल बनाना है। ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया और सेल की भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंट को चाहे तो इधर लगा ले, उधर लगा ले। हमने डायरेक्शन क्यों चेंज किया? स्पेस की वजह से, और कोई रीजन नहीं था यहाँ पर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकलेगी किस पोल से निकलेगी? नॉर्थ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दक्षिणावर्त लग रहा है, इधर साउथ पोल हो गया। इधर से देखेंगे तो क्या होगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फोर्स लाइंस निकलेंगे, ये जानते हैं, इस प्रकार से निकलकर साउथ की ओर आती है। और कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे सीधे भी चली जाती हैं आगे की ओर, ये जानते हैं सब, ठीक। अब इसी के पास एक दूसरी कुंडली मैंने रख दिया, यहाँ पर एक दूसरी कुंडली मैंने रख दिया। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा फर्स्ट वाली से निकल रही है, ये दूसरी कुंडली से गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? दूसरे से गुजरेंगी, दूसरे से होकर के जाएंगी तो, लेकिन और जब इसमें से जाकर गुजरेंगी तो इसका मतलब फ्लक्स भी होगा उसमें, दूसरी कुंडली से फ्लक्स गुजरेगा ना। लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन अभी कुछ नहीं हो रहा है, और जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं? नहीं उत्पन्न होगा ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए क्या करोगे? कुंडलियों को हटाओ, घटाओ, बढ़ाओगे कि केवल धारा को बदलोगे? धारा को बदलोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस रियोस्टेंट के द्वारा आपको धारा को परिवर्तित करना है। जब आप धारा का मान यहाँ परिवर्तित करोगे तो यहाँ पर धारा का मान घटे बढ़ेगा ना। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इनकी संख्या में परिवर्तन होगा। इनकी संख्या में जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली से जो फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। और जैसे ही इस दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, इसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और इस वैद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम प्रेरित धारा कहेंगे। और वो धारा फिर इसका विरोध करेगी, इसकी डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये तो ये जो करंट यहाँ पर था, ये मुख्य करंट है जो हमने प्रवाहित किया है। और ये जो यहाँ पर करंट उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा है? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट है, जो कि देखिए एक कुंडली के द्वारा दूसरी में करंट प्रेरित हो गया। ये है तो वही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है ना। उसमें क्या करते थे हम? मैग्नेट को लेकर के आगे पीछे खिसकाते थे, मैग्नेट के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं वहां पर उत्पन्न करते थे। यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करके उस कुंडली के में जो धारा निकल रही है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो पास में रखी हुई दूसरी कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, इनकी संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अगर इनकी संख्या में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कहीं होता है कहीं भी, तो वहां पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर एक करंट प्रवाहित होता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा। अब ये प्रेरित धारा जो होगी, इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी क्या है? अपोजिट है। अर्थात जब ये धारा बढ़ा रहे होगे तो ये धारा डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसको कम करने का प्रयास करेगी, और जब इसको घटा रहे होगे इस धारा के मान को, तो इसका करंट ऐसा होगा कि ये इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि ये जो धारा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये सदा मुख्य धारा का के परिवर्तन का विरोध करेगी। ये लेंज के नियम के अकॉर्डिंग होता है। लेंज का आपने फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा हुआ था।
तो आप अन्योन्य प्रेरण की घटना बताओगे क्या? अब मान लीजिए यहाँ फेरों की संख्या थी N1 और दूसरी वाली में फेरों की संख्या है N2, ठीक है। इसमें जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं I1 है, यहाँ प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? I2। दूसरी कुंडली जो है, ये दूसरी कुंडली नाम दे रहे हैं, प्राथमिक कुंडली है, इसमें वैद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हुआ है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा फाई 2 आप बोलोगे यहाँ पर। अब ये समय मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा टी रहा होगा, डेल्टा टी तक ये प्रोसेस हो रही है, ठीक। तो अब अन्योन्य प्रेरण क्या हुआ? एक कुंडली से दूसरे में वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का प्रवाहित होना। तो आप शॉर्ट लॉन्ग में क्या बताएंगे? देखिए, जब दो कुंडलियों को पास पास में रखकर किसी एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो कि दूसरी कुंडली से होकर गुजर रही हैं, इनकी संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और दूसरी कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो यह प्रेरित धारा सदा मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है और यह संपूर्ण घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, अर्थात एक कुंडली के द्वारा दूसरे में धारा का प्रेरित हो जाना। अब शॉर्ट में क्या बताओगे कि जब पास पास में दो कुंडलियों को रखकर किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके द्वारा पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। समझ पाए? शॉर्ट में इसको ऐसा बोलोगे कि पास पास में दो कुंडलियों को रखकर किसी एक में धारा को प्रवाहित कर उसके मान में परिवर्तन करने से पास में रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही धारा का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है, ठीक। समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, जैसे आपने उसमें स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा था, तो स्वप्रेरण गुणांक चूंकि एक ही कुंडली में होता था तो आपने कहा था कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होती है वो प्रवाहित मुख्य धारा के समानुपाती होती है। ऐसे आपने बोला था ना कि स्वप्रेरण में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है वो मुख्य धारा के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी, क्योंकि दो कुंडलियां है ना, तो यहाँ हो जाएगा। देखो, इसके द्वारा अगर इसमें यह प्रोसेस हुई है तो इसके द्वारा इसमें भी तो ये प्रोसेस हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें फेरों की संख्या N2 और Φ2 लिए हैं, तो हम कहेंगे कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, दूसरी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है N2 Φ2, ये है ना। ये प्राथमिक कुंडली में जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है इसके समानुपाती होती है, अर्थात अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के समानुपाती होती है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या दूसरी कुंडली में प्रवाहित प्रेरित धारा के समानुपाती होती है। दोनों चीजें आप कह सकते हो कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या मुख्य धारा के समानुपाती होती है, और यह भी कह सकते हो कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा के भी समानुपाती होती है, ठीक। तो यहाँ से हम ये ले रहे हैं कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो समानुपाती होगी वो प्राथमिक धारा के मुख्य धारा के समानुपाती होगी। तो जब यहाँ से ये साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है M, म्यूचुअल इंडक्शन M। तो ये M यहाँ पर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन एक नियतांक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, इसको जो है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। एक इक्वेशन इसको भी हम लिख लेंगे, आगे यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ से अगर हम M बराबर निकालते हैं तो क्या आता है? N2 Φ2 अपान I1। ये एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व, नहीं अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये हमारा निकला हुआ है अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। समझ पाए इसको? हम क्या बताएंगे कि प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा का मान I1 है, इसके द्वारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल I2 तथा फ्लक्स Φ2 है। किसी समय t पर इसमें फ्लक्स Φ2 है। तो
द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या प्राथमिक धारा के या मुख्य धारा के समानुपाती होती है। अब यहाँ से इसके आगे देख लीजिए, देखिए द्वितीय कुंडली में यहाँ पर डेल्टा टी समय में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो रहा हो, डेल्टा फाई 2 हो रहा हो। यदि द्वितीय कुंडली में डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई 2 हो रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर धारा का मान लगातार बढ़ा घटा रहे हैं तो वहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगातार हो रहा होगा। तो माना डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई 2 होता है, तो फैराडे के नियमानुसार E2 बराबर क्या होना चाहिए, माइनस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, आप जानते हो ना। तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार E2 इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर ये हो जाएगा, अगर इसमें फेरों की संख्या n है या n2 है तो यहाँ n2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा, यहाँ लिख सकते हो n2 फाई 2 अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1 से देखिए n2 फाई 2 का मान क्या है, mi1। ठीक है, यहाँ से लिखोगे समीकरण 1 से, उसको 1 नंबर डालीजिए। हम यहाँ पर n2 फाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं mi1 अपॉन डेल्टा टी। m म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन किसमें होगा, I में। तो डेल्टा हम किसके साथ ऐड कर लें, माइनस m डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पर फार्मूला, बट हमको यहाँ से m निकाल के देना है वैद्युत वाहक बल के पदों में, तो यहाँ से हम m बराबर निकालेंगे, क्या आएगा, m इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा मेन फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसके फॉर्म में, जो है EMF के फॉर्म में प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। तो एक डेफिनेशन देखिए म्यूचुअल इंडक्शन की, हम यहाँ से दे सकते थे। ठीक है, यहाँ से हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि यदि I1 का मान एकांक हो जाए, यदि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा का मान एकांक हो जाए या 1 एम्पेयर हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस जो होता है वो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है। अगर गाइस आपसे अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन बताइए तो यही फार्मूले से आपको बताना है अन्योन्य प्रेरण क्या है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। आप कहोगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक हो। यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कहोगे दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन की दर एकांक हो। इसको ये क्या है, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन की दर, इसको परिवर्तन की दर कहोगे, एक इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति सेकेंड मतलब समय के साथ धारा में परिवर्तन। तो इस प्रकार से यहाँ से दो डेफिनेशन आपको जैसे वहां 100 प्रेरण में बताए थे वैसे यहाँ से भी निकल करके आएंगे। देखिए अब आप जान लीजिए 1 हेनरी क्या होता है। हेनरी जो है अन्योन्य प्रेरण और 100 प्रेरण दोनों का ही मात्रक है। ठीक है, 100 प्रेरण का भी यही होता है और अन्योन्य प्रेरण। अगर छोटे मात्रक इसके पूछे जाए तो मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, इस प्रकार से होता है। तो 1 हेनरी क्या होगा, अगर आप देखो 100 प्रेरक से इसको डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका L इक्वल टू क्या आया था, N फाई अपॉन I, यही आया था ना। तो यहाँ से अगर 1 हेनरी को डिफाइन करना है तो आप क्या डिफाइन करोगे, और आपको आप यहाँ से डिफाइन करोगे बहुत आसानी से कर पाओगे। जो आया था L इक्वल टू माइनस E2 अपॉन E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इससे आप 1 हेनरी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। और अगर अन्योन्य प्रेरण में देखोगे तो M इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। इनसे आप डेफिनेशन निकालिए, बहुत आसानी से निकल आएगी, यहाँ से भी निकलेगी। देखो यहाँ से क्या निकालोगे कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक तथा चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या भी एकांक हो।
इस प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा का मान व चुंबकीय प्लस ग्रंथिताओं की संख्या दोनों का मान क्या हो, एकांक हो, 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1 हेनरी आ जाएगा ना वहां से। और यहाँ से अगर डिफाइन करना है तो देखिए, और यही वाली हम लिखवाएंगे यहाँ से कि यदि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन की दर एकांक होने से उत्पन्न वैद्युत वाहक बल भी एकांक हो, क्योंकि जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तभी तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि यदि कुंडली में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन की दर एकांक होने से उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी एकांक हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। यहां से क्या कहेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन की दर एकांक होने से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल एकांक हो, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। समझ पा रहे हैं? दोनों से आपको इस प्रकार से फार्मूले से डेफिनेशन निकालना आना चाहिए। हम एक लिखा दें, उसके बाद आप सब जो है जहां से निकालना हो आप डेफिनेशन इसकी निकाल सके। तो हम एक लिखा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अभी तक आपने क्या किया था, एक प्रणालिका यहाँ रखी हुई थी, दूसरी प्रणालिका उससे हटकर अलग आपने रखा था, ठीक है। अब समाक्ष का मतलब है कि एक प्रणालिका आपकी ये रखी हुई है, इसी के अंदर दूसरी प्रणालिका रख दी गई है, ये रखी हुई है। मान लीजिए इसको सेल जोड़ करके इसमें करंट प्रवाहित की जा रहा है, इसके मान में परिवर्तन भी किया जा रहा है। अब दूसरी कुंडली इसी के अंदर रखी है, हम कैसे इसको इस प्रकार से हम राउंड उसके बता रहे हैं। ये दूसरी कुंडली इसके अंदर रखी हुई है और इसमें जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा नापा जाएगा। फिगर में आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हम दो कुंडलियां से बना ही दे रहे हैं, इसके अंदर डॉट डॉट में ही डायरेक्ट कैसे बना रहे हैं। जैसे एक खोखली प्रणालिका है, उसके अंदर दूसरी कुंडली को रख देना। अब हम अगर इसके अंदर दूसरी प्रणालिका रख रहे हैं तो उसका फिगर हम कैसे इसी में बनाएंगे, देख लीजिए। अगर हम डॉट डॉट नहीं बनाते हैं तो दोनों में अंतर तुम कैसे समझ पाओगे। पहले तो ऐसे बनाए, बन नहीं रहे डायरेक्ट, ऐसे 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 ऐसे। आपको क्या समझ में आया कि इसके अंदर दूसरी प्रणालिका रखी हुई है। आप फिगर को जब दूसरी कुंडली के फेरे जो है उससे छोटे बनाओगे और उसके अंदर बनाओगे तो बात समझ में आएगी। पहली कुंडली जो बनी थी, दूसरी कुंडली के जो फेरे हैं वो छोटे छोटे उसके अंदर बनाओगे, तो फिगर अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आ रहा है। मजा आएगा तब फिगर बात समझ में आएगी ना। इसके अंदर से इसका हम राउंड बना रहे हैं। इसके अंदर अगर हमको राउंड ऐसे बनाना है, इसके अंदर प्रणालिका रखी हुई है, इसके अंदर समझ पाए आप कुछ? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, इसके अंदर एक प्रणालिका दूसरी रखी हुई, मतलब एक खोखली नलिका है, ठीक है, उसके ऊपर तार के फेरे लिपटे हुए हैं, तो एक प्रणालिका वो हो गई। तो हमारी मेन प्रणालिका ये है जिसमें फेरों की संख्या मान रहे हैं N1 है, ठीक है, और दूसरी प्रणालिका ये है जिसमें फेरों की संख्या N2 है, और इसमें हमको ज्ञात करना है दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो क्या होगा। तो इसमें होगा क्या, जब इसमें आप धारा को प्रवाहित करेंगे और इसके मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली जो है प्रणालिका प्रणालिका के मध्य, यहाँ पर प्रणालिका ले रहे हैं, दूसरी प्रणालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, देखिए पहली प्रणालिका जो है उसके अंदर ये नली है आपकी, इसके ऊपर तार लिपटा हुआ है, इसके बीच जो होगा चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, वो फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, म्यू नॉट N/I, ये पढ़े हैं ना, जहाँ पर N क्या होती है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वहां पर भी हमने पीछे भी कहा था N/L। अगर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है L, तो इसको हम लिख सकते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को लिखते हैं N1/L। यहाँ पर हम कहेंगे L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसमें, पहली प्रणालिका के अंदर, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है दूसरी कुंडली, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा,
अगर किसी प्रणालिका के अंदर आपने दूसरी प्रणालिका रख दी है उसी अक्ष पर, तो जब इसके फ्लक्स में इसमें से धारा का मान बदलोगे तो धारा के मान में परिवर्तन करने से इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन अंदर होगा कुंडली के भीतर ही, उसके अंदर जो कुंडली रखी है उससे गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो जब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मान लीजिए डेल्टा फाई टू, ये डेल्टा टी समय में परिवर्तन जो हो रहा है फाई टू हम मान रहे हैं, फाई टू परिवर्तन हो रहा है डेल्टा टी समय में ये, और इसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, E2 है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हो किस चुंबकीय क्षेत्र के कारण रहा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम कहें दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा, तो देखो कैसे निकालोगे। दूसरी परिनालिका जो इसके अंदर रखी है के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली का फ्लक्स फाई टू होगा ना, फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, बी ए। माना जो दूसरी कुंडली है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसके अंदर कुंडली रखी है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो उसका क्षेत्रफल लेंगे, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल लेंगे, और किस चुंबकीय क्षेत्र में रखी है दूसरी कुंडली, बी में, जो कि इसके कारण अंदर उत्पन्न हुआ है। तो प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स ये हो जाएगा। अब अगर दोनों तरफ हम N2 से गुणा कर दें, दूसरी कुंडली की फेरों की संख्या से गुणा कर दें, तो सभी फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा। अतः द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक प्रणालिका के सभी फेरों, सभी फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या करेंगे, उसमें फेरे कितने थे, N2 थे ना, तो N2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, N2 फाई टू इधर भी कर दिया और यहां भी हमने कर दिया N2 BA, समझ पाए। तो यहां से N2 फाई टू इक्वल टू N2, तो ये लिखा रहेगा, B का मान हम ये वाला रखेंगे क्योंकि दूसरी कुंडली रखी है पहली कुंडली के अंदर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र में, तो B का मान ये रखेंगे म्यू नॉट N1 I अपॉन I, पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है I1, लिख सकते हो इसको यहाँ पर I1, ठीक है, और A अपान में क्या है L, ये समझ पाए यहाँ पर। अब ये जो है N2 फाई टू, ये I1 उठा के इसके नीचे ले आइए, N2 फाई टू अपान I1, ये I1 यहाँ पर है ना, यहाँ से उठाएंगे यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 A, चलिए यही तो बचेगा ना, म्यू नॉट अपान L, अपान L, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, N2 फाई टू अपान I को क्या कहते हैं, M। इक्वेशन नंबर 1 अभी देखिए पीछे पढ़ा के आए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन M, तो ये M हो जाएगा, M इक्वल टू आ गया N2 म्यू नॉट, अगर आप चाहें तो N1 अपान L को लिख सकते हैं स्मॉल n, देखिए स्मॉल n बराबर N1 अपान L, आपका जो B इक्वल टू होता है मेन फार्मूला तो ये होता है म्यू नॉट स्मॉल n I। स्मॉल n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो अगर L लंबाई में फेरों की संख्या N1 थी तभी हमने n को क्या लिख लिया था, N1 अपान L। तो हम अगर फिर से चाहे जहां N1 अपान L लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो यहाँ जहां N1 अपान L है यहाँ स्मॉल n लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल n है क्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, किसकी, प्राथमिक कुंडली की। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि एक प्रणालिका है खोखली, ठीक है, उसके अंदर खोखला स्पेस है, उसमें एक दूसरी प्रणालिका जब डाल दी जाएगी तो जब पहली कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसके कारण जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन कुंडली आ जाएगी, पहले वाली कुंडली उसके अंदर आ जाएगी। तो अब जो दूसरी अंदर रखी है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी जो पहले के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो दूसरी कुंडली से फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स के कारण उसमें परिवर्तन होगा वैद्युत वाहक बल में, और उसमें भी एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। जो ट्रांसफार्मर बनता है उसमें दोनों कुंडलियां जो होती हैं एक ही रॉड पर लिपटी रहती हैं, तो उनमें इसी प्रकार की प्रोसेस होती है। ट्रांसफार्मर में भी आगे आप पढ़ेंगे कि दोनों कुंडलियां एक ही रॉड पर लिपटी होती है, जो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वही चुंबकीय फ्लक्स दूसरे पर भी लागू हो जाता है। तो ये उस प्रकार की घटना थी, थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है इसकी